हेलो बच्चों, मैं हूं रोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं विज्ञान ट्यूटोरियल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। जैसे कि हमने इस चैप्टर का बहुत सारा पार्ट देख लिया है पिछले 2 लेक्चर्स में। हमने देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कौन से ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सर्ट करते हैं। फिर सेकेंड पार्ट में हमने देखा था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में। हमने देखा था कि जैसे अर्थ है, तो अर्थ पर हर एक जगह सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं होता है। पोल्स पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा होता है। जो इक्वेटर है वहाँ अर्थ जो है वो बल्ज है, मतलब थोड़ा सा कर्व्ड आउट है, इसके लिए वहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू पोल्स। तो ये सब हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। आज हम बात करेंगे वेट और मास के बारे में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में, एस्केप वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। और आज हम इस चैप्टर को यहीं खत्म कर देंगे। तो इसके बाद आपका काम रह जाएगा कि आप इसके एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करें, जो सॉल्व प्रॉब्लम्स दिए हैं उन्हें भी अच्छे से सॉल्व करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करें। तो आपका ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, वेट एंड मास। आपने टीवी पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे जिसमें कहते हैं ये है हमारा मास गेनर, इसे खाइए और अपना वेट बढ़ाइए। तो हम अपने डेली लाइफ में वेट और मास, इन दोनों शब्दों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, मतलब एक ही समान यूज करते हैं। तो क्या सच में वेट और मास एक ही है, और अगर एक नहीं है तो इनमें क्या डिफरेंसेस है, ये हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मास मास क्या है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। मतलब हर एक चीज जो यूनिवर्स में है वो मैटर से बनी हुई है। हर एक फिजिकल चीज, हमें कहना चाहिए हर एक चीज ने, हर एक फिजिकल चीज जो है यूनिवर्स में वो मैटर से बनी हुई है, मतलब एटम से बनी हुई है। तो जितना मैटर उस चीज के अंदर है, मतलब एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जितना भूसा भरा हुआ है या फिर जितना मटेरियल भरा हुआ है बॉक्स के अंदर, उस मटेरियल के अमाउंट को हम मास कहेंगे। जैसे कि एक बॉक्स है, तो बॉक्स में जो है 2 kg एप्पल भरे हुए हैं। तो 2 kg क्या है? ये 2 kg है उसका अमाउंट ऑफ मास, मतलब मास है उसका, अमाउंट ऑफ मैटर उसके अंदर कितना है? 2 kg। तो उसका मास क्या है? 2 kg। ओके। तो ये जो अमाउंट ऑफ मैटर है ये पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है, कहीं चेंज नहीं होता। बिकॉज अगर मैं यहाँ से मून पे चला जाऊं या यहाँ से सन पे चला जाऊं या किसी भी प्लेनेट पे चला जाऊं, तो क्या मेरे अंदर से एटम बाहर निकल जाएगा या एटम अंदर आ जाएगा? या किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए, यहाँ एक पत्थर है जिसका मास है 10 kg। ओके। तो मैं उस पत्थर को ले जाऊं मून पे, तो क्या उसमें से पत्थर टूट, अगर हम उस पत्थर को तोड़े ना, सेम टू सेम वैसा ही पत्थर लेके जाए, वही पत्थर लेके जाए मून पे, तो उसके अंदर से मैटर बाहर नहीं जाएगा, ना उसके अंदर मैटर इंटर होगा। तो इसी वजह से मास जो है हर एक प्लेनेट पे, यूनिवर्स में हर एक जगह सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ है, एवरीवेयर इन द यूनिवर्स इट्स वैल्यू रिमेन्स द सेम। फिर इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को निर्धारित करता है। मतलब इसका ये है, देखिए, यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं, हम यहाँ फिजिकल चीजों की बात कर रहे हैं, जो भी इनएनिमेट चीजें हैं, मतलब जिनमें जान नहीं है, उनमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो जो कर रहे हैं वही करते रहना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपने एक पत्थर है जमीन पे, तो वो क्या पत्थर अपने आप उठ के चलने लगता है क्या? कभी नहीं। वो अगर कोई उस पर फोर्स ना लगाए, एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई ना हो, तो तब तक वो पत्थर जो है, जो जहां रखा है वो पत्थर वहीं रहेगा हमेशा। अगर हम उसे उठा लें और फेंके तो वो आगे जाएगा, बिकॉज हमने फोर्स अप्लाई किया, हमने उसका जो स्टेशन जो हमने उसका जो हमने उसका मूवमेंट को हमने उसे मूवमेंट दिया, ठीक है।
वैसे ही अगर एक कोई पत्थर मूव हो रहा है, हवा में हमने कोई पत्थर फेंका है, तो वो हमेशा मूव ही होता रहना चाहेगा। लेकिन क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए अर्थ उसे क्या करता है, अपनी तरफ हमेशा खींचते रहता है, और वो पत्थर आगे जाके नीचे गिर जाता है और फिर कुछ देर बाद रुक जाता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स न हो, ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स न हो तो ये पत्थर हमेशा उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहेगा, बिकॉज ये यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि वो जो काम करते रहना कर रही है वही करते रहना चाहती है, और इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। ओके, और इनर्शिया डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर, ठीक है, इनर्शिया डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर एक पत्थर है छोटा सा, या फिर एक बॉल है छोटा सा, मैंने उसे फेंका, ठीक है, तो अब इसका इनर्शिया क्या करेगा, इनर्शिया हमेशा मूव होता रहना चाहेगा। तो हम इसके इनर्शिया को कैसे मेजर करेंगे, हम इसे रोकेंगे, ठीक है, अपने हाथ से मैं इसे रोकना चाहूंगा। ओके, तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ा, समझिए मेरा हाथ है, मैंने इसको रोक लिया, तो मुझे यहाँ कम फोर्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज बॉल का मास जो है वो कम है, मतलब इसका इनर्शिया कम था। ओके, मैंने इसको मूव कर रहे ऑब्जेक्ट को मैंने रोक लिया, स्टेशनरी बना दिया, मतलब मैंने इसका चेंज कर दिया मूवमेंट को। ओके, तो इसका इनर्शिया कम है बिकॉज इसका मास कम है। ऐसे अगर बहुत बड़ा कोई पहाड़ से पत्थर गिरे 10 टन का, 20 टन का, तो उसे रोकने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। एक इंसान उसे नहीं रोक सकता है, अगर वो इंसान सुपरमैन ना हो तो उसे नहीं रोक सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है, हमने बॉल को तो रोक लिया, लेकिन ये 10 टन के पत्थर को नहीं रोक पाए, क्योंकि इस पत्थर का मास बहुत ज्यादा है और इसका इनर्शिया भी बहुत ज्यादा है। तो इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड करता है। फिर आगे देखिए, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। आपने दो क्वांटिटीज पढ़े होंगे कि क्वांटिटीज दो प्रकार की होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। इनमें एक होता है स्केलर और एक है वेक्टर, ठीक है, एक है स्केलर क्वांटिटी, एक है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में खाली मैग्नीट्यूड होता है, ओके, मतलब खाली ताकत होता है स्केलर क्वांटिटीज में, और वेक्टर क्वांटिटीज में जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इसके पास खाली ताकत है, मास के पास खाली ताकत है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। और वेक्टर वेट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, जो हम आगे पढ़ेंगे। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड इट हैज डायरेक्शन। फिर मास का जो एसआई यूनिट है वो है केजी। मास का एसआई यूनिट क्या है, केजी, ठीक है। हमने मास को पढ़ा, जाना कि मास क्या है। अब हम जानते हैं वेट के बारे में। देखिए, वेट, weight of an object is the force with which earth attracts an object। मतलब weight of an object क्या है, weight उसे कहते हैं, उस फोर्स को कहते हैं जिस फोर्स से एक ऑब्जेक्ट को धरती अपने तरफ खींचती है। ओके, समझिए ये ऑब्जेक्ट है, तो इसे जिस फोर्स से पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है, अर्थ इसे अपनी तरफ खींच रहा है जिस फोर्स से, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, वेट। ओके, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, वेट। वेट को डब्ल्यू से लिखा जाता है। तो हमें पता है कि किस फोर्स से अट्रैक्ट करती है धरती अपनी तरफ। फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, फोर्स इक्वल टू एम ए, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ ए क्या हो जाएगा अर्थ के केस में, जी, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू जी, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो वेट क्या हो जाएगा, एम जी। ये फोर्स क्या है, वेट है, मैंने यहाँ लिख दिया है, देखिए फोर्स इज वेट। तो वेट जो है वो फोर्स है जिस फोर्स से धरती अपनी तरफ एक ऑब्जेक्ट को खींच रही है, ये उसका वेट हुआ। मतलब देखिए, जैसे कि मेरा मास है 10 kg, ओके, 10 kg मेरा मास है। अगर मुझे मेरा वेट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने मास को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से, ठीक है। 9.8 होता है, लेकिन हम यहाँ क्या कर लेंगे, चलिए 9.8 ही लेते हैं। 9.8 इंटू 10 करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 98, 98 न्यूटन, बिकॉज वेट का ऐसा यूनिट है न्यूटन, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है, तो वेट का भी ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन। तो मेरा जो वेट हो जाएगा वो 98 न्यूटन हो जाएगा, जबकि मेरा मास है 10 kg।
तो ऐसे हम वेट निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। फिर क्या लिखा है देखिए, वैल्यू ऑफ वेट डिपेंड्स ऑन द जी ऑफ द प्लैनेट, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है वेट एक ऑब्जेक्ट का। मतलब क्या है, हर एक प्लैनेट का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, इसीलिए हर एक प्लैनेट पे एक ही मास के ऑब्जेक्ट का वेट भी अलग अलग होगा। जैसे कि अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8, लेकिन अर्थ पे अलग अलग जगह पे ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बदल रहा है, पोल्स पे ज्यादा है, इक्वेटर पे कम है, तो हमारा वेट भी चेंज होते रहेगा अर्थ पे भी अलग अलग जगह पे। मून पे जाएंगे तो भी हमारा वेट चेंज होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था कि मास हर यूनिवर्स में हर एक जगह पे सेम है, लेकिन वेट चेंज होता जाएगा हर एक जगह पे यूनिवर्स में, ओके, एंड इज नॉट सेम एवरीवेयर, राइट। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए वेट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज वेट के पास मैग्नीट्यूड भी है, मतलब ताकत भी है, और डायरेक्शन भी। इसका डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेट का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ और प्लेनेट। इसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, ओके, इसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, इसे हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इफ अ पर्सन वेज, कहाँ गया मेरा, इफ अ पर्सन वेज 750 न्यूटन ऑन अर्थ, अर्थ पे इसका वेट क्या है 750 न्यूटन, हाउ मच वुड ही बी हिज वेट ऑन मून। अर्थ पे इसका वेट है 750 न्यूटन है, तो मून पे इसका वेट क्या होगा, और मून का मास जो है 1/81 टाइम्स है अर्थ के, मतलब अर्थ से कम मास है मून का, और रेडियस जो है मून का वो 1/3.7 टाइम्स है अर्थ के, मतलब रेडियस भी छोटा है अर्थ से। तो इसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा मून का वो भी कम होगा, और वेट भी कम होगा मून पे। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमें क्या दिया है, मास ऑफ मून गिव द, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ मून अपॉन अर्थ करते हैं। मास ऑफ मून अपॉन अर्थ क्या दिया है हमें, गिवन एज 1/81, ओके। मास ऑफ मून अपॉन अर्थ दिया है 1/81। अब क्या कहा गया है, अर्थ का रेडियस और मून का रेडियस का रेशियो क्या है, रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। क्या लिख सकते हैं हम, 1/3.7, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मैं इसे ऐसे लिख दूं, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून, तो क्या मैं इसे ऐसे तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 1/133.7 इज इक्वल टू 3.7। कैसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जरूर ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बिकॉज क्या हुआ, ये ऊपर चला गया, और डिनोमिनेटर में 1 आ गया, मतलब कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो आपको ये यहाँ याद रखना है कि रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगा, 3.7, और ये आपको यहाँ याद रखना है, मून मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ क्या है, 1/81, ओके। फिर आगे देखिए हम क्या करते हैं अभी, वेट ऑन अर्थ। वेट ऑन अर्थ क्या रहेगा, वेट हमने देखा था mg, वेट क्या रहता है mg, ओके। तो ये है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू g, क्या है, g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन r स्क्वायर, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर, ठीक है। ये हम वेट ऑन अर्थ फाइंड कर रहे हैं, वेट ऑन अर्थ फाइंड कर रहे हैं, ओके। अब हमें ये पता है कि वेट ऑन अर्थ कितना है इस ऑब्जेक्ट का, 750 न्यूटन, बिकॉज ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। फिर हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, m इंटू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, ओके। तो मैं इसे यहाँ ऊपर ले जाऊंगा रेडियस ऑफ अर्थ को, और इन सबको नीचे ले आऊंगा। यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, 750 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर अपॉन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू m, दैट इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें मास ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ बॉक्स बना लीजिए, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या मिल गया, 750 इंटू
रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर अपॉन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ मैं लिख देता हूं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून का भी यही फॉर्मूला आएगा, देखिए मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून। ओके, फिर आगे देखिए मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमको अभी ये हम इक्वेशन यहाँ लिखे हैं, इसको डालेंगे यहाँ, बट पहले हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिख लेते हैं मून का। क्या आएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, देखिए जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून होल स्क्वायर। ठीक है, रेडियस ऑफ मून स्क्वायर, ये है वेट ऑन मून। अब यहाँ मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट का यहाँ इक्वेशन हमने देखा है, देखिए मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 750 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर अपॉन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या लिखेंगे 750 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर इनटू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ मून अपॉन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ। ये मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज यहाँ देखिए आप इक्वेशन है यहाँ, फिर रेडियस ऑफ मून स्क्वायर। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये यहाँ जी से जी कट जाएगा, ओके जी से जी कट जाएगा, फिर रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ मून स्क्वायर। ये आपको याद आ रहा है, ये रेशियो हमने कहाँ लिखा था, पिछले साइड में देखिए रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून हमने क्या लिखा था 3.7। तो हम यहाँ इसके बदले 3.7 लिख सकते हैं क्या, खाली जरूर लिख सकते हैं। फिर देखिए मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ हमने क्या लिखा था, मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ, देखिए पीछे भाई मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ 1/87 लिखा था हमने, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या वो, जरूर। तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, मास वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू 750 इंटू 3.7 स्क्वायर इंटू मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ को हमने क्या लिखा था 1/81। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है 126.8 न्यूटन, 126.8 न्यूटन। समझ में आया आपको, ये आपको मिलेगा आंसर। अब देखिए अर्थ पे इसका वेट ऑन अर्थ क्या था 750 न्यूटन, ओके, और वेट ऑन मून क्या है 126.8 न्यूटन। मतलब मून पे जो है इसका वेट कम हो गया, जबकि मास तो सेम ही रहा होगा, सेम ही है मास दोनों जगह पे, लेकिन वेट ऑन मून क्या हो गया, कम हो गया, बिकॉज मून का जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो अर्थ से कम है, और इसी वजह से वहां पे इसका वेट भी कम हो गया। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है द वेट ऑन द मून इज नियरली 1/6 टाइम्स ऑफ वेट ऑन अर्थ। मतलब ये 1/6 टाइम्स कम है वेट मून पे उस ऑब्जेक्ट का एज कंपेयर टू अर्थ। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम, देखिए अब हम बात करेंगे फ्री फॉल के बारे में। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसा मूवमेंट, सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं, ऐसा मूवमेंट जो केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में हो, उस पर दूसरा कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। जैसे कि समझिए ये मेरा हाथ है, ये मेरी उंगलियां हैं, बहुत गंदी ड्राइंग है मेरी मुझे पता है, लेकिन अब समझ लीजिए कि ये मेरा अंगूठा है, ओके ये मेरा हाथ है। अब मैंने इधर कोई एक टॉय पकड़ के रखा है या कुछ भी एक चीज पकड़ के रखी है, और मैं इसे नीचे छोड़ दूं, बिना फोर्स अप्लाई के नीचे छोड़ दूं, तो ये क्या होगा, ये नीचे गिरेगा, कहाँ गिरेगा, अर्थ पे। और किस फोर्स के इन्फ्लुएंस में गिरेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में गिरेगा नीचे।
तो ऐसा मोशन जो केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में हो, बाकी कोई उस पर दूसरा फोर्स नहीं एक्ट होना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट कर रहा है? सोचिए सोचिए, नहीं, बिकॉज हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में एयर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, गैसेस हैं एयर में, तो उनके पार्टिकल्स हैं गैसेस के, तो वो क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ दूसरा भी कोई फोर्स लग रहा है, तो ये क्या हुआ, ये फ्री फॉल नहीं हुआ। अर्थ पे फ्री फॉल नहीं हो सकता है अगर वैक्यूम की कंडीशन ना हो, ठीक है। वैक्यूम मतलब वहां कोई एयर नहीं रहना चाहिए, वहां कोई भी दूसरा पार्टिकल नहीं रहना चाहिए सिवाय उस ऑब्जेक्ट के। तो अगर हम ऐसा एक रूम बनाए जिसमें एयर ना हो, पूरा हम हवा निकाल ले, वैक्यूम पैदा कर दें, और फिर वहां किसी ऑब्जेक्ट को गिराए, तो वो क्या होगा, वो फ्री फॉल होगा, बिकॉज वहां एक ही फोर्स एक्ट कर रहा होगा उस ऑब्जेक्ट पे, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ऐसे ही जो हमारा अर्थ है, हाँ, इसके इर्द गिर्द जो ये मून घूम रहा है, ये भी फ्री फॉल में है। मून भी जो है वो फ्री फॉल में है, फ्री फॉल में है, एफएफ में है। क्यों? आप तो कह रहे थे कि अर्थ की तरफ गिरना चाहिए कोई ऑब्जेक्ट। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने क्या कहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में कोई भी मोशन हो, पर उस पर खाली ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्फ्लुएंस रहना चाहिए, तो वो क्या होगा, वो होगा फ्री फॉल। तो यहाँ देखिए, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ये मून, लेकिन किस फोर्स के इन्फ्लुएंस में सर्कुलर मोशन कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स के इन्फ्लुएंस में। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो यहाँ जो मूवमेंट हो रहा है वो केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, और इसीलिए ये जो चक्कर काट रहा है मून अर्थ के सर्कुलर मोशन में, ये भी जो है ये फ्री फॉल है। ऐसे ही हर एक प्लेनेट जो चक्कर काट रहे हैं सन के, ये भी फ्री फॉल में है, बिकॉज ये खाली सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये मूवमेंट कर रहे हैं, और दूसरा कोई फोर्स उन पे एक्ट नहीं हो रहा है। तो फ्री फॉल का मतलब आपको समझ में आ गया। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। एक आयरन बॉल है जिसका मास है 3 kg, ओके, इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट 125 मीटर एंड फॉल्स फ्रीली ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अब एक आयरन बॉल है, उसको हाइट है 125 मीटर के हाइट पे रखा गया है यहाँ, और इसको यहाँ नीचे रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। एज्यूमिंग कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कैलकुलेट टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। ओके, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। अब देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ हमें काइनेमेटिकल इक्वेशंस को यूज करना होगा यहाँ, और फिर हमें आंसर मिलेगा। अब देखिए, यहाँ हमें क्या दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है, एस दिया गया है 125 मीटर, ओके। इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई है 0, ठीक है। पहले बॉल रेस्ट पे था, उसके बाद उसे रिलीज किया गया। फिर हमें क्या दिया गया है, हमें टाइम फाइंड करने को बोला गया है, पता नहीं हमें टाइम। हमें एक्सेलरेशन दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। एक्सेलरेशन क्या है, जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ओके। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि है s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी आएगा यहाँ, ओके, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो s क्या है भाई, डिस्टेंस है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए, अब u क्या है, 125 मीटर, 125 यहाँ लिख देता हूँ u की जगह पे, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, तो 0 इंटू टी क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, 0 प्लस हाफ ए क्या है भाई, ए हमको दिया गया है 10, तो हम क्या लिखेंगे, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, टी हमको फाइंड करना है, ओके, टी स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 2 1 2 और 2 5 10, ओके, हमने इसे डिवाइड कर दिया, यहाँ 5 बच गया, तो हम क्या लिखेंगे, 125 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ओके, टी स्क्वायर।
हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25। 25 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ओके, अगर हमको टी स्क्वायर मिल गया, हमको टी फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा 25 का। फिर क्या हो जाएगा इधर, टी इज इक्वल टू 5 किसका स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो हमें आंसर मिल जाएगा टी इज इक्वल टू 5। टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। ये हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। देखिए कितना सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस जरूर चाहिए आपको। फिर देखिए वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन था इसमें, वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड। पहले हमको ये इक्वेशन यूज करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बहुत ही सिंपल ये वाला है सेकंड वाला। देखिए वेलोसिटी हमको कब फाइंड करना है, ऑन द रीचिंग ग्राउंड। ग्राउंड पे रीच कितने टाइम में किया इसने, 5 सेकंड में। ओके, एक्सेलरेशन कितना था 10, तो क्या हो जाएगा v, और इनिशियल वेलोसिटी क्या था 0, क्या हो जाएगा 0 प्लस v इज इक्वल टू 0, अच्छे से लिख देता हूँ मैं जरा, 0 प्लस 10 इंटू 5, तो v का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको, 50 मीटर पर सेकेंड। v का वैल्यू मिल गया हमको 50 मीटर पर सेकेंड। इतना इजी था ये क्वेश्चन। देखिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट हैज टेकन टू रीच द ग्राउंड। ओके, देखिए आपने को एस फाइंड करना है वापस से, हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ टाइम। देखिए इसने टी कितना था इसका भाई, टी था 5 सेकेंड। पूरा ये जो है 125 मीटर डिस्टेंस इसको कवर करने में कितना लगा, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड लगे, तो इसको हाफ में कितना टाइम लगेगा, तो हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, क्या हो जाएगा 2.5। 2.5 सेकेंड में ये कहाँ है, ये बॉल या फिर ये जो आयरन बॉल है ये कहाँ तक पहुंचा है, हमको लिखना है यहाँ से 2.5 सेकेंड में कहाँ तक पहुंचा है आयरन बॉल। तो हम क्या करेंगे, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये तो हो जाएगा पूरा टर्म 0, तो क्या बचेगा खाली हाफ, एक्सेलरेशन क्या है g जो कि 10 है, और t क्या हो जाएगा 2.5 का होल स्क्वायर। ओके, 2.5 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ आ जाएगा, देखिए 2 1 2 2 5 10। ओके, और इसको जब आप निकालेंगे तो आपको पूरा आंसर आएगा 31.25 मीटर्स। तो ये यहाँ से 31.25 मीटर चला है यहाँ तक। ओके, इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, मतलब ये किस हाइट पे पहुंचा है, इसका टोटल हाइट है 125, इस पूरे ब्लॉक का टोटल हाइट है 125, और इसने चला कितना 31.25 मीटर्स। तो हम क्या करेंगे 125 में से 31.25 मीटर्स हटा देंगे। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, तो क्या आ जाएगा 5 9 माइनस 2 7.3, इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 12, तो 9, तो हो जाएगा 93.75। क्या आ जाएगा आंसर 93.75 मीटर्स। ठीक है, द हाइट ऑफ द बॉल, यहाँ से इसका कितना हाइट रह गया, नीचे से इसका 93.75 मीटर्स बॉल का हाफ टाइम में। ओके, तो ये था थर्ड क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप एंड रीचेस अ हाइट 4.05 मीटर्स। एक टेनिस बॉल है जिसे ऊपर फेंका गया है, और ये कितना हाइट रीच कर रहा है ग्राउंड से, 4.50 मीटर। फिर ये क्या हो रहा है, नीचे आ जा रहा है। ठीक है, तो इसका हाइट कितना है 4.50 मीटर्स। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करो, कुछ नहीं करना है, वेरी इजी। देखिए हमको थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन डालना है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, देखिए ये v क्या हो जाएगा,
फाइनल वेलोसिटी जब ये ऊपर गया फिर नीचे आया, मतलब नीचे आने के बाद रुक गया, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। u स्क्वायर हमको फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी, 2 इंटू, अब ए हमको क्या दिया है 10 मीटर, लेकिन यहाँ हमको माइनस लेना है, क्या लेना है -10, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बिकॉज हम माइनस क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ये नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसके लिए उल्टा काम कर रहा है, इसके लिए नेगेटिव लिया हमने 10 को या फिर एक्सेलरेशन को। और डिस्टेंस कितना इसने ट्रेवल किया है 4.5। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ वी स्क्वायर -20 इंटू 4.5 क्या हो जाएगा, फिर इधर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वी स्क्वायर -81। फिर अगर हम इसको इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा 81 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, बिकॉज इस साइड लिया तो पॉजिटिव हो गया माइनस। अब स्क्वायर है तो हमको खाली वी फाइंड करना है, यू फाइंड करना है खाली। हाँ, तो यू क्या हो जाएगा 9, बिकॉज हमने इसका अंडर रूट लिया, तो 9 81 किसका स्क्वायर है 9 का। ओके, पहले क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया। अभी हमें क्या फाइंड करना है, टाइम, टोटल टाइम विल टेक टू कम डाउन, हाउ मच टोटल टाइम विल टेक टू कम डाउन, मतलब इसने कितना टाइम लगाया नीचे आने में। अभी यहाँ पहुंच गया है भाई, अभी यहाँ से हमें नीचे आने का इसका टाइम फाइंड करना है, तो हमें यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना पड़ेगा, बिकॉज ये ऊपर रुक गया है और उसके बाद फिर इसने चालू किया मोशन। ठीक है, एक टाइम को ऊपर रुक जाता है ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद नीचे आता है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी 0। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत ईजी है, फिर देखिए आप इधर क्या करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 4.05 आ जाएगा यहाँ। ओके, फिर यहाँ क्या आ जाएगा हाफ इंटू 10 टी स्क्वायर। बहुत ईजी, आप इसको कट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 5, फिर आप 4.5 को डिवाइड करेंगे 5 से, ओके, इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.81 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको अंडर रूट लेंगे टी लाने के लिए, तो टी आ जाएगा 0.9। तो आपको टाइम मिल गया जो इसने नीचे आने में टाइम लगाया है वो। ओके, अगर हमें पूरा मोशन का टाइम फाइंड करना है, मतलब ऊपर से लेके नीचे आने तक का टाइम, तो हम इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जितना टाइम ऊपर जाने को लगेगा जितना उतना ही टाइम नीचे आने को लगेगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ये नीचे आने के लिए खाली इतना टाइम लगा है, तो ऊपर जाने के लिए भी इतना ही टाइम लगेगा, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा 1.8 सेकेंड्स। तो 1.8 सेकेंड पूरा टाइम लगा इसको ऊपर से नीचे आने में। ओके, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में, और 0.9 सेकेंड लगा इसको नीचे आने में खाली। ओके, अभी आज हमने इतना ही लिया है, बिकॉज ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो गया था। 2 छोटे से टॉपिक बाकी हैं, एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और एक है एस्केप वेलोसिटी। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बिकॉज ज़्यादा भी आपको मैं एक ही टाइम में सिखा दूंगा तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, तो हम छोटे छोटे पार्ट्स में से देखेंगे। और एक लास्ट वाला लेक्चर रहेगा जो कि रहेगा एस्केप वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे। हाँ, और हम ट्राई करेंगे कुछ हम सम्स भी सॉल्व कर लें ताकि हमारा ग्रिप और अच्छा हो जाए, और एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।